एवरीवन, मेरा नाम है निकेश कुमार और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन अप में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। दोस्तों, आज मैं नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है वैश्वीकरण। कि वैश्वीकरण होता क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है, किन कारणों से आज के दिन प्रभावी है, इसके लाभ क्या है, हानि क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले चीज़ मैं कहते हैं कि वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रों के बीच में जो है वो दूरियां कम हो गई हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, राष्ट्रों के बीच में जो दूरियां थी वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं। और उसके बाद हम देखते हैं इसका सबसे मुख्य कारण जो है वो है आर्थिक, कि आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा ये दूरियों को कम किया हुआ है लोगों के बीच में, देशों के बीच में, राष्ट्रों के बीच में कह सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर में इसकी वजह से क्या विभिन्न रूपों कि इसकी वजह से विभिन्न देशों के बाजारों की आधिकारिक निकट लाकर एक संसार का रूप दे दिया। कि इसकी वजह से क्या हुआ कि अलग अलग देशों की अलग अलग चीज़ों का एक बाजार सा बन गया है। जैसे कि मान लीजिए किसी देश में अगर कोई दूसरी चीज़ मिलती है, जैसे इंडिया के अंदर में है आपके कई सारे, इंडिया का वेशभूषा अलग है, पहनावा खान पान सब अलग है। और उसके अलावा अगर आप दूसरी किसी कंट्री में देखते हैं तो वहाँ का पहनावा हो गया, खान पान हो गया, वहाँ की चीज़ें क्या है वो बहुत ज़्यादा अलग है। इसलिए हम कहते हैं कि वैश्वीकरण की वजह से क्या हुआ कि इन सब चीज़ों में भी लोगों को और भी, जैसे कि भारत के विषय के बारे में लोगों दूसरे देशों के बारे में पता चला है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1980 के दशक के बाद, कि 1980 के दशक से और विशेषकर शीत युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कोई भी अध्ययन तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक कि वैश्वीकरण की समीक्षा ना की जाए। कि 1980 के बाद क्या हुआ था, विशेषकर शीत युद्ध के पश्चात और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई भी अध्ययन तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक कि वैश्वीकरण की समीक्षा ना की जाए। कि जब तक उस चीज़ की समीक्षा नहीं होती, उस चीज़ को देखा जाए, तब तक से उसको पूर्ण तरीके से वैश्वीकरण नहीं कहा जा सकता है। उसके हम देखते हैं कि वैश्वीकरण ने कई राज्यों पर अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण बहुत कम हो गया है। कि इसकी वजह से वैश्वीकरण की वजह से क्या हुआ है कि किसी भी जगह जहाँ पर राज्य का नियंत्रण हुआ करता था, उसकी जगह अब क्या हो गया है कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट ने उस पर कब्जा कर लिया, कि उनको उस चीज़ को अब उन्होंने कब्जा कर लिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि वैश्वीकरण राष्ट्र और बाजारों को एक दूसरे के निकट लाकर एक साझी अर्थव्यवस्था को स्थापित करने करेगा। कि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि राष्ट्रों और बाजारों के बीच में क्या एक अच्छे संबंध स्थापित हो रहे हैं, कि जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा आगे काम कर सकता है। उसके बाद हम इसमें अगला देखते हैं कि इस मूल आर्थिक प्रक्रिया के राजनीतिक, सांस्कृतिक और प्रौद्योगिक परिणाम भी हैं। कि इसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि राजनीतिक रूप से किसकी वजह से, सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक, आर्थिक और प्रौद्योगिक इन तीनों रूपों में इसमें काफी क्या परिणाम भी है। इसके कई सारे आयाम भी है। इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, परिणाम या आयाम। अगर इसमें आपसे या तो राजनीतिक के परिणाम पूछता है या फिर आयाम पूछता है, तो दोनों का क्या होता है, मतलब सेम ही होता है, कि दोनों का अर्थ भी सेम होता है। तो या तो उसकी जगह आपको या तो लिख देगा कि राजनीतिक के परिणाम क्या है, या फिर लिख सकते हैं कि राजनीतिक के आयाम क्या है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर में एक ऐसा विश्वास किया जाता है कि वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांस के कुछ कृतियों में, ऐसा माना जाता है कि वैश्वीकरण सबसे पहला जो इसका उल्लेख किया गया था या इसके बारे में बताया गया था, वो सबसे पहले कहाँ किया गया था, फ्रांस के द्वारा किया गया था। कि फ्रांस ने सबसे पहले चीज को बना, मतलब बोला था, या फिर वहां से इसकी उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रेंच भाषा के वैश्वीकरण के लिए मेडिलिस्टेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। कि फ्रेंच भाषा वैश्वीकरण के लिए किस चीज का, आपको शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं इसके परिणाम। अब हम आते हैं इसके परिणाम आयाम, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। सबसे पहले हम इसके परिणाम आयाम में आते हैं आर्थिक रूप से। कि सबसे पहले इसमें आता है आर्थिक रूप। हम आते पहले आर्थिक रूप से स्टार्टिंग करते हैं कि आर्थिक रूप से क्या हुआ है। सबसे पहले चीज हम इसके अंदर में देखते हैं कि परिणाम आयाम है कि आर्थिक रूप से क्या हुआ है। कि वैश्वीकरण के संबंध राष्ट्रों के पारस्परिक निर्भरता
निर्भरता से है, कि राष्ट्रों की पारस्परिक निर्भरता से ये संभव हो पाया है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक समय था कि जब गांव और गांव जैसे गांव गांव जो थे आत्मनिर्भर हुआ करते थे। कि एक टाइम पीरियड था, ऐसा माना जाता है, पहले कहते हैं कि एक टाइम पीरियड था कि आज से बहुत साल पहले, मतलब काफी साल टाइम पहले, कि गांव जो आत्मनिर्भर हुआ था। लेकिन आज के समय में ये देखते हैं कि जितने बड़े बड़े देश हमारे यहाँ, जैसे भारत, चीन हो गया, रूस, अमेरिका हो गया, और भी जितने बड़े बड़े देश है, वो आत्मनिर्भर नहीं है। एक राष्ट्र जो अभी भी आत्मनिर्भर वो नहीं है, कि अभी भी वो आत्मनिर्भर नहीं है, किसी न अदर के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। खुद के ऊपर भरोसा उनको अभी भी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं यातायात और संचार के साधनों को तीव्र गति से विस्तार हुआ। यातायात और साधनों में भी काफी ज्यादा अंतर आया है, कि पहले कुछ और चलते थे, अब कुछ और आ गए। उसके बाद हम इसमें देखते हैं इसके परिणाम स्वरूप जनसाधारण, व्यापारियों और सरकारों में घनिष्ठ संबंध बने। इसकी वजह से क्या हुआ? राज्य, व्यापारियों, इसमें इसकी वजह से किसका फायदा हुआ है? कि राज्य, व्यापारियों और सरकारों, कि इनके बीच में क्या हुआ? वैश्वीकरण की वजह से इन तीनों के बीच में संबंध जो काफी ज्यादा अच्छे हो चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक देश की उत्पादित सामान अब आसानी से अन्य देशों के बाजारों तक पहुंच जाते हैं। कि एक सामान में अगर मान के चले तो भारत के अंदर में हमें जैसे मान के चले भारत के अंदर हमें ऊन मिलता है, तो ऊन भारत का यहाँ से मिलता है, तो हमें यही ऊन किसी भी अगर यहाँ से सप्लाई होती है, जैसे अमेरिका में जाता है, अमेरिका चला गया, उसके मान के चलिए अमेरिका के बाद आपका रूस में चला गया या फिर ब्रिटेन में चला गया, तो यहाँ निर्मित हुई चीज आपको हर एक जगह क्या होती है? उपलब्ध हो जाती है। जिसकी ये किसकी वजह से हुआ है? वैश्वीकरण की वजह से हुआ है, जिससे क्या हुआ कि और भी ज्यादा आसानी हो चुकी है सामान को मिलने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें सीमा शुल्क में भारी कटौती है, कि इसकी वजह से, कि वैश्वीकरण की वजह से क्या हुआ, जो आपका टैक्स लगता था, रोड टैक्स लगता हो, चाहे कोई भी अदर टैक्स लगता हो, उसमें क्या भारी कमी आई है। इसके बाद क्या, ये सब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके बाद क्या क्या इन्होंने कुछ चीजें बनाई थी, जिसकी वजह से संभव पहले था आपका IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा आपका आता है इसमें WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मतलब हो गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और दूसरा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका अर्थ होता है विश्व व्यापार संगठन। ये इसकी वजह से हुआ है, क्योंकि ये व्यापार के लिए बनाया गया। ये व्यापार के जितने भी नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, उन सब के बारे में बताते हैं कि कैसे होने चाहिए, किस प्रकार करने चाहिए। ये उसके बाद IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी, पैसों का देख रेख करता है कि किस हिसाब से बैलेंस करना पैसों को, कैसे काम करना चाहिए, उन चीजों को देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कभी कभी राष्ट्रों की सरकारें स्वयं भी आयात निर्यात करों में कमी कर देती थी। कि कभी कभी हम ये देखते हैं कि इसके अलावा भी जो सरकार होती है, कहीं की भी सरकार, मान के चलिए कि भारत की सरकार खुद भी आयात और जो लेने और देने पर टैक्स होता है, वो खुद भी कुछ ना कुछ कमियां कर देते हैं अपने आप की। उसके बाद हम इसमें आगे देखते हैं आर्थिक हो गया। अब हम देखते हैं इसके अंदर राजनीतिक, कि राजनीतिक रूप से कैसे मजबूत बनाए। कि मूल रूप से आर्थिक प्रक्रिया, वैश्विक राजनीतिक आयाम भी उभरा है। कि मूल रूप से क्या, इसकी आर्थिक प्रक्रिया की वजह से राजनीतिक आयाम में भी बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह से हुआ है कि हम लोगों द्वारा स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ में एक अभूतपूर्व राजनीतिक संग्रह मंच का स्थित हुआ है। कि हम लोग, मतलब जो लोगों ने मिलकर एक संघ बनाया था। पहले आपका कौन सा बनाया था? 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ, कह सकते हो उसको UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। कि इसकी वजह से क्या हुआ है कि इसी के अंदर में आपकी, जैसे ये IMF और वर्ल्ड रिलेशन, ये इसी के अंदर में संस्था इन्होंने बना रखी है, जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग चीजें बना रखी है। उसके बाद हम इसमें ये देखते हैं कि राजनीति के अंदर में, कि ये राजनीतिक एकीकरण का भी केंद्र माना जाता है। कि राजनीति को एकीकरण का केंद्र माना जाता है, कि इसकी वजह से क्या राजनीति का एकीकरण भी हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक अधिवेशन विश्व के नेताओं को सीधे संपर्क साधने की अवसर प्रदान है। कि विश्व, अब क्या होता है कि WTO की इसमें UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई भी मीटिंग होती है, कुछ भी होता है, तो वो क्या किस में होता है? ये महासभा में होता है।
महासभा में होता है, जिसके अंदर में क्या होता है, बड़े बड़े देशों के अलग अलग, मतलब विश्व के अलग अलग नेता आते हैं इसके अंदर में और सीधे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, जिसमें उनको अवसर प्रदान किए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि सुरक्षा परिषद। अब इसके अंदर में एक और आता है आपका सुरक्षा परिषद, जिसके अंदर में हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान का सबसे महत्वपूर्ण मंच सिद्ध हुआ है कि आपका जो अगला है सुरक्षा परिषद। इसमें एक और है आपका सुरक्षा परिषद। इसमें की वजह से क्या हुआ, सुरक्षा वजह से अंतर्राष्ट्रीय मामले में जितने भी वाद विवाद होते हैं या युद्ध की स्थिति अगर होती है तो ये उस चीज को सोल्व करने के लिए बनाया गया कि इसकी वजह से कोई भी आगे युद्ध नहीं होता। ये अपने पास पहले देखते हैं, उसको परखते हैं, उसके बाद ये वहीं से खारिज कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र राज्य जो परिषद राष्ट्र संघ है, इसके अंदर में और भी कई सारे इसके विभिन्न अंग हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर में कि सबसे पहले हम इसमें देखते हैं आपका सुरक्षा परिषद स्वयं आर्थिक सुरक्षा परिषद एवं आर्थिक संघ है इसमें। उसके बाद आता है आपका WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं हम विश्व स्वास्थ्य संगठन। उसके बाद आता है आपका UNICEF, इसका मतलब होता है संयुक्त राष्ट्रीय बाल कोष। उसके बाद आपका आता है FAO, इसका मतलब होता है आपका खाद्य एवं कृषि संगठन। उसके बाद आता है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। उसके बाद आपका अगला आता है UNDP, इसका मतलब होता है आपका संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम। उसके बाद आपका आता है जनसंख्या कोष और इसके अलावा बहुत सारे महत्वपूर्ण निकाय बनाए गए हैं जो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग है। जैसे कि आपका हेल्थ के लिए बना दिया गया है, लेबर के लिए बना दिया गया है, स्वास्थ्य के लिए बना दिया गया है, बच्चों की शिक्षा के लिए बना दिया गया है। इसके अलावा और भी जितने भी, मतलब हर एक कैटेगरी के लिए कह सकते हो, हर एक चीज के लिए कोई ना कोई एक संस्था ऐसी, मतलब विश्व के स्तर पर एक संस्था बनाई गई है जो उस चीज की परेशानी को हल करने के लिए संभव है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी से आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर में नेम, जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, पिछले जो हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में हुआ था, हमने टॉपिक पढ़ा था नेम, जिसका मेन मोटिव क्या था कि इसके अंदर में मेन मोटिव क्या था, इसका निशस्त्रीकरण, शांति को बनाए रखना। तो इसके अंदर में भी यूज होता है कि इसकी वजह से क्या हुआ है कि शांति और निशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला है और इसकी जितनी बैठक की हुई है उससे पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका कितना महत्व बन चुका है। उसके बाद हम इसमें देखते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिणाम। सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिणाम। इस सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम में क्या हुआ था, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं विश्व अभूतपूर्व सामाजिक स्वयं सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया चल रही है। कि इसके बाद क्या हुआ कि विश्व के अंदर वैश्वीकरण की वजह से क्या हुआ कि समूहिक के हिसाब से, मतलब सामूहिक रूप से एक दूसरे की सामाजिक व सांस्कृतिक लोग देख रहे हैं, प्रक्रिया चली आ रही है इस चीज की। उसको हम देखते हैं कि पिछले कई दशकों से क्या हुआ है, पिछले कई दशकों से असंख्यक लोगों ने अपने जन्म स्थल को छोड़कर रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश में प्रवास किया। इसके बाद हम देखते हैं कि लोगों ने क्या किया वैश्वीकरण की वजह से कि अपने जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया, जहाँ से वो पैदा हुए हैं या जहाँ वो काम पहले रहते थे, उस जगह को छोड़कर वो अन्य किसी जगह पर गए। किस लिए? काम की तलाश में गए हैं कि ताकि उनको रोजगार अच्छा मिल सके, ताकि उनको अपना जीवन यापन अच्छा कर सके, जिसकी वजह से वो अपना अच्छे से कह सकते हैं परिवार का पालन पोषण कर सके। उसके बाद हम इसमें कहते हैं कि भारत से स्वतंत्र देशों में पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ने लगा है। कि इसकी वजह से क्या, देखिए हर चीज का, देखिए एक चीज कहा जाता है कि हर चीज, जो भी चीज बनाई जाती है चाहे कोई भी हो, उसका कोई ना कोई नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है। अब क्या हुआ है कि सांस्कृतिक और सामाजिक में क्या हुआ है कि वैश्वीकरण की वजह से क्या हुआ है, जो वैश्वीकरण में भारत जो था पहले उसकी अपनी परंपरा चलती थी कि सीधा, मतलब सिंपल कह सकते हो, खाना, सिंपल पहनावा था। जैसे हमारे जब पहले के टाइम में कहते धोती कुर्ता लोग पहना करते थे, साधारण भोजन क्या करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, वैश्वीकरण आता गया, उसके बाद क्या हुआ है कि वहां पर, अब एग्जाम्पल भारत में ही इसका क्या हुआ कि परिवर्तन हुआ। सबसे पहले लोगों के खान पान में परिवर्तन हुआ, उसके लोगों ने कहा कि पश्चिमी संस्कृति का इन्होंने ज्यादा प्रभाव पड़ा इसके ऊपर। कि पश्चिमी संस्कृति में जैसे कि लोग जींस वगैरह सब पहनते थे, लोग कपड़े में परिवर्तन हो गया। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि
खान पान वृद्धि हुई थी कि लोग अब नई नई चीज़ें, पहले लोग रोटी खाते, दाल चावल खाते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि नई नई चीज़ें कि आपका पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, ये सब चीज़ें नई नई चीज़ें खाने लगे। उसके बाद हम इसमें देखते हैं इसके कारण, इसकी वजह से क्या हुआ है कि लोगों की जो जीवन शैली है, लोगों की जो जीवन शैली, जीवन जीने का तरीका पहले था, उसमें कोई ना कोई परिवर्तन होता जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि लोगों के पहनाव पर, पहले लोग धोती कुर्ता पहनते थे, लेडी से पहले साड़ी वगैरह सब पहना करते थे, लेकिन आज के समय में सब चीज़ चेंज होता गया है। अब क्या है कि लोग धोती कुर्ता, जींस टी शर्ट, या लेडीज में सूट कह लो, या फिर और भी कई सारे आइटम ये लोग पहनावे में करते हैं। उसके बाद इसका फायदा यूएस को हुआ है कि इसका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको हुआ है कि पश्चिमी देश जिसमें आपका यूएस आता है, अमेरिका आता है, उसका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इस चीज़ का मिला है कि वैश्वीकरण की वजह से इसको 3 चाल में परिवर्तित किया गया कि इसकी 3 बोलचाल है, इसकी 3 बोलचाल कर देंगे। इसकी वजह से लोगों ने इसको, मतलब इसको विद्वानों 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले क्या है, सॉरी डिवाइड कर रहा हूँ, इसके अंदर में क्या हुआ है कि लोगों की इसमें बोलचाल में भी परिवर्तन है। लोग पहले क्या करते थे, पहले भारत के अंदर लोग संस्कृति बोलते थे, हिंदी बोलते थे, लेकिन जैसे ही वैश्वीकरण का उदय हुआ, इसके बाद लोगों के मन में जो इंग्लिश देखे समझे, तो इंग्लिश की तरफ लोगों ने ज़्यादा झुकाव करना चालू कर दिया, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारी संस्कृति चली आ रही थी वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कम होती चली गई। उसके बाद हम अगला टॉपिक आते हैं प्रौद्योगिक आयाम। प्रौद्योगिक आयाम में देखिए क्या होता है कि इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि वैश्वीकरण की वजह से प्रौद्योगिकी की एक अहम भूमिका है, कि प्रौद्योगिकी में एक अहम भूमिका है वैश्वीकरण की, जिसकी वजह से परिवर्तन है। इसमें सबसे पहले हम इसमें कंपैरिजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि आज से कुछ साल पहले का देखते हैं, वैश्वीकरण से पहले का समय देखते हैं कि वैश्वीकरण से पहले समय क्या था और आज के समय में क्या हुआ है। इसका प्रॉफिट बहुत हुआ है। जैसे कि हम पहले देखते थे कि लोग, इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि लोग क्या करते थे, पहले इसमें पानी के जहाज से आना जाना हुआ करता था। 2 चीजें कंपैरिजन है कि पहले और अब के समय, कि पहले और आज के समय में, पहले और आज से पहले हम पहले के बारे में पढ़ते हैं कि पहले क्या हुआ था। कि पहले के समय में देखते हैं कि लोग पानी के जहाज से किसी भी अगर अन्य देश में जाना होता था, लोग पानी के जहाज के थ्रू जाते थे, जिसमें काफी टाइम पीरियड भी लगता था। उसके बाद हम ये देखते हैं कि लोगों के पास पहले साइकिल का इन्वेंशन हुआ, तो लोग साइकिल से कार्य करते थे। उसके बाद जैसे टाइम बीता, पहले उस टाइम में बैलगाड़ी हुआ करती थी, घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी, तांगा हुआ करता था, और उसमें के बाद क्या कहते थे, बस हुआ करती थी, अखबार था उस टाइम पीरियड में। कि ये छोटी मोटी चीजें थी जो लोगों के जीवन यापन को चलाए थे। लेकिन वैश्वीकरण के बाद क्या हुआ था कि उसके बाद आपके हवाई जहाज का परिवर्तन हुआ, कि हवाई जहाज से लोग अब कुछ ही मतलब घंटों का सफर मिनटों में हो गया, अब मिनटों का सफर आपका सेकंड में हो गया इसी वजह से। उसके बाद हम इसके अंदर में ये देखते हैं कि प्राइवेट जेट का आविष्कार हुआ है। उसके बाद मोटरसाइकिल का, कि आज के समय में मोटरसाइकिल है कि आप कहीं भी, साइकिल का कम यूज है, मोटरसाइकिल ज़्यादा यूज होता जा रहा है। उसके बाद हम इसके अंदर में देखते हैं बुलेट ट्रेन का भी इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद हम देख, सबसे इंपॉर्टेंट से पहले क्या होता था कि लोग चिट्ठी भेजते थे, जो 1 या 2-3 दिन बाद रिप्लाई मिलता था, ये पहुंचता था। उसके बाद लेकिन आज के वैश्वीकरण के टाइम पीरियड में क्या हुआ कि आजकल फोन का जमाना आ गया, कि फोन की वजह से क्या हुआ कि अगर आप फोन में आप सब कुछ देख सकते हैं, पूरी दुनिया का हम देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या वहाँ की स्थिति है, इन सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद हम ये देखते हैं कि टीवी का असर, पहले लोगों को टीवी नहीं होता था, लोग न्यूज़पेपर से काम चलता था। टीवी की वजह से क्या हुआ है कि लोगों को हर एक घटना के बारे में पहले पता चल जाता है इसके अंदर में। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि आगे कि आतंकवादी को खत्म करना, पहले आतंकवादी को खत्म करने के साधन नहीं थे, लेकिन अब क्या हुआ कि आतंकवादी को खत्म करने के लिए विभिन्न इसके अंदर में विमान इत्यादि का हो चुका है। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि लाभ और कमियां, कि अब इसके पॉजिटिव लाभ और कमियां क्या थे। कि सबसे पहले हम देखते हैं किसी भी चीज़ का कुछ ना कुछ लाभ भी होता है, किसी ना किसी की चीज़ का कुछ ना कुछ हानि होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ लोगों का इसका भरपूर समर्थन करता है, कि कुछ लोग इस चीज़ का क्या वैश्वीकरण बहुत ज़्यादा समर्थन करते हैं। किसमें, लाभ के अंदर सबसे हम देखते हैं कि लाभ के अंदर सबसे पहले लोग इसका बहुत ज़्यादा समर्थन किया है। इसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों के बीच का अंतर में काफ़ी कमी, किसी ने क्या किया है वैश्वीकरण ने, कि वैश्वीकरण की वजह से राष्ट्र और क्षेत्रों के बीच का जो अंतर था बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कहा जाता है कि केवल राष्ट्रीय बाजारों को एक दूसरे के साथ नहीं जोड़ रहा है, बल्कि ये विश्वास और शांति बना रहा है। कि इसमें ये कहा जाता है कि ये बाजारों और राष्ट्रों के साथ नहीं जोड़ रहा है, बल्कि विश्वास, एक नया विश्वास को भी जोड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि ये बहुत लंबे समय तक काम करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि विकासशील देशों के लिए उद्धार करेगा, कि विकासशील जितने भी देश है उसके सबसे ज़्यादा मदद करेगा। विकासशील देशों अपने आप को और ज़्यादा विकास करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है।
उसके बाद हम देखें कि तानाशाही सरकारों का पतन करवाएगा और शांति में सहाय करेगी। जितने भी तानाशाही सरकार उसका पतन करेगा, उसको खत्म कर देगा और शांति को बनाए रखने में मदद करेगा। उसके बाद देखते हैं कि हम एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था पत्रकार थे टॉमस फ्रीडमैन। टॉमस फ्रीडमैन ने उत्तेजित होकर वैश्वीकरण को एक क्रांति बताया, जो इसे इतिहास को मोड़ देने वाली कहा जाता है कि इसको इतिहास को मोड़ देने वाली कहा जाता है। कि पत्रकार टॉम क्रूज ने कहा है कि वैश्वीकरण एक क्रांति है और इसमें क्या इतिहास को मोड़ देने वाली कहा है कि ये इतिहास को मोड़ देने वाली है। उसके बाद हमें देखते हैं कि इसके में एक और व्यक्ति जाते हैं गोल्डस्टीन ने लिखा है कि इस आर्थिक प्रक्रिया ने आर्थिक इकाई में एक रूप को राज्य से असंगत भी किया है। कि ये कहते हैं कि राज्य को अलग भी कर रही है, कि हर विचारक अपना कुछ ना कुछ मतलब है कि अपने एक नजरिए से वो देखते हैं कि किसी ने क्या क्या किया हुआ है। अब आते हैं इसके विपक्ष में या कमियां में। उसके बाद हम इसमें ये देखते हैं कि विपक्ष वैश्वीकरण प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ये इस चीज पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं क्यों, कि वैश्वीकरण की क्यों हमें जरूरत पड़ी थी, इसलिए इसमें इसके आलोचक को हम निराशावादी कहते हैं। कि इसके आलोचक जितने भी थे उसको हम निराशावादी कहते हैं। उसके बाद कहते हैं राज्य का कर्तव्य होता है कि इसमें पहले क्या कहते थे, राज्य का कर्तव्य होता था घरेलू आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था की रचना करना, कि संरक्षण करना होता है, कि उसकी रक्षा कर सके, उसके बारे में उसकी देखभाल कर सके। और दूसरे का राष्ट्र की पहचान बना रखना भी होता था। लेकिन अब क्या है कि इसके विपरीत हो चुका है कि ये सब चीजें नहीं हो रही। अब क्या हो गया कि राष्ट्र की पहचान नहीं बनाए रख रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि राज्य का कर्तव्य जो होता था अपना, वो कर्तव्य को लोग भूलते जा रहे हैं और किसी और चीज में काम में लगे रहते हैं। उसके बाद हमें देखते हैं कि इसकी इन्होंने कहा कि कुछ चिंताएं इन्होंने व्यक्त की है कि जिसकी वजह से क्या हुआ है, क्या चिंताएं थी वो देखते हैं। चिंताओं को इसने चुनौती दी है कि वैश्वीकरण में कुछ चुनौतियां हैं जिसकी वजह से ये कमियां हैं। जो कमी वाले लोग हैं, जो कमी के विचारक हैं, वो ये मानते हैं कि वैश्वीकरण ने लोगों या राष्ट्र को एक चुनौती दी है कि इसी वजह से नुकसान हो सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर में सबसे पहले इसमें आता है कि राष्ट्र आर्थिक हितों के साथ समझौता करता है या उन हितों की अवहेलना करता है। कि राष्ट्र जो है उन्हें जितने भी समझौते हैं उसकी अवहेलना करता है। जो पहले उसके पास समझौते हुआ करते थे, जैसे कई राष्ट्र पहले कहते थे कि हम मुक्त व्यवहार की नीति नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे, हम अपने पास जैसे वैसे रहेंगे। लेकिन अब क्या है कि अपने ही समझौतों को वो लोग चेंज कर रहे हैं, फिर अवहेलना कर रहे हैं, उस चीज़ को चेंज करने में कोशिश में लगेगा कि नहीं, अब हम भी उसके साथ में काम धीरे धीरे करते रहेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसके अंदर में आता है, क्या है दूसरा पॉइंट इसमें आता है आपका राष्ट्र राज्यों की संप्रभुता में कमी। कि राष्ट्र राज्य पहले एक दूसरे के साथ रहा करते, लेकिन अब उसमें कमी आ रही है। क्यों? क्योंकि राष्ट्र राज्यों के बीच जब बाजार आ गया बीच में, तो उनके बीच में क्या दूरियां घटती चली गई है और धीरे धीरे ये गहरापन और बढ़ता जा रहा है। जिससे क्या हो रहा है कि इन दोनों का जो कह सकते हैं कि समान था वो चेंज होता जा रहा है। उसके बाद हम इसमें तीसरा पॉइंट देखते हैं कि राष्ट्र पहचान की धक्का लगे। कि राष्ट्र की जो पहचान है उसको बहुत बड़ा धक्का लगे, कि राष्ट्र को जो क्या है वो बहुत बड़ा धक्का लगा हुआ है। जिसकी वजह से अब क्यों धक्का लगा, क्योंकि जो बाजार थे उसने इस चीज पर कब्जा कर रहे धीरे धीरे, और इसकी सरकार जो है उसका नियंत्रण धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ओके दोस्तों, ये आपका टॉपिक आज यही समाप्त होता है, वैश्वीकरण। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।